इंशाल्लाह आज हम इंडस्ट्रीज़ का जो 5th चैप्टर है जियोग्राफी का, इसको हम कोशिश करेंगे इसको कंप्लीट करने की। हालांकि इसके बारे में मैं आपको पहले ही बताऊंगा कि थोड़ा सा चैप्टर जो है थोड़ा सा बड़ा है। अगर इसमें हमें 2 पार्ट्स भी करने पड़ेंगे तो आप यू विल बेयर इट। इसकी दूसरी बात इसमें यह है कि इंडस्ट्रीज़ में एक और चीज़ आती थी, इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पोर्शन भी इसमें आता था। लेकिन कल मैं जब इसके नोट्स बना रहा था घर में, तो मैंने यहाँ देखा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पहले इंट्रोडक्शन में तो मिलता है इसका, लेकिन लास्ट में उसके बारे में कोई इन्होंने बात नहीं की। हालांकि मैंने थोड़ा सा बनाया था, फिर खुद से कुछ एक चीज़ें मैंने इंडस्ट्रियल इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर बनाई थी, लेकिन चूंकि आपके सिलेबस में नहीं है तो विल ओमिट इट, हम भी उसको नहीं पढ़ेंगे। तो सबसे पहले होता है कि जब हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो उसकी इंट्रोडक्शन, यानी इंडस्ट्रीज होते क्या है। इंडस्ट्री इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इंडस्ट्री का मतलब होता है कि जब इक्तिसादी तौर पर जिससे हमारी जो माशियत है, जिससे हम पैसा कमाते हैं, ऐसी एक एक्टिविटी जिसमें इंसान जिंदगी का रोजमर्रा का काम ऐसा कोई करे जिससे उसके घर का मामला चले। लेकिन जब हम बड़ी लेवल पर इसी चीज को देखते हैं तो एक मुल्क को बहुत सारी चीजें चाहिए जिनसे एक मुल्क चलाना पड़ता है, और इंडस्ट्री उसमें से सबसे अहम है। और इससे पहले हमने पढ़ा कि रिसोर्सेज जो है हमारे मसाइल होते हैं, और जिन चीजों से हमारे वो मसाइल हल होते हैं उनको हम वसाइल कहते हैं, उनको हम वसाइल कहते हैं। और रिसोर्सेज में मैंने आपको बारहा ये समझाया कि इससे असल में इकोनॉमिक एक्टिविटीज मुराद है। वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज जब हम किसी चीज को, किसी सबस्टेंस को प्रॉफिटेबली या उसकी यूजेबिलिटी जब हम उसकी यूज करें, प्रॉफिटेबिलिटी या उसकी यूजेबिलिटी या उसकी यूटिलिटी को हम जब इस्तेमाल में लाएं, तो उससे ये फवाइद हमें हासिल होते हैं। यानी इसकी जरूरत हमें होती है तो कहलाती है यूटिलिटी या कहलाती है यूजेबिलिटी, और इससे हमें फायदा होता है, हमारा घर चलता है, हमारा मुल्क चलता है इसको। तो दैट इज व्हाई दीज आर ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज बेसिकली। तो ये एक तरह से इक्तिसादी माशियती जो एक मुल्क का निज़ाम इससे चलता है। तो दिस टू इंडस्ट्री भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है दैट इज कंसर्न। लेकिन करती क्या है? एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, जो मुख्तलिफ मादनियात ज़मीन में है, जिनमें हमने मेटल्स, नॉन मेटल्स वगैरह वो पढ़े हमने पहले ही, आपको इसका तस्वुर मैंने आपको दिया। और प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल हमें मिलता है, जैसे हमारे पास बहुत सारे जो है रॉ मटेरियल्स मौजूद है। आप जानते हैं, अगर हम यहाँ इस नाले में देखेंगे तो वहाँ पत्थर है, इन पत्थरों को हम क्रश करके क्रशर में डालते हैं और उसके बाद इसकी बाजरी बनती है। तो दिस इज कॉल्ड प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल। इसको क्या कहते हैं? प्रोसेसिंग। आगे चलकर आपको इसके बारे में बहुत, और इसी तरह हम नए प्रोडक्ट्स इससे बनाते हैं। जब हम प्रोसेस करके नया बोल्डर्स को हम क्रश करके हम बजरी बनाते हैं, तो इसको हम प्रोसेसिंग के बाद ये नया मटेरियल हमें मिलता है। और इसके अलावा जो हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, मिसाल के तौर मैं क्या करता हूं, मैं किस इंडस्ट्री में काम करता हूं, मैं भी एक इंडस्ट्री में काम करता हूं। दिस इज कॉल्ड सर्विस इंडस्ट्री। क्या कहते हैं इसको? यानी मैं एक सर्विस देता हूं, अपनी सर्विस प्रोवाइड करता हूं। ड्राइवर हमें सर्विस प्रोवाइड करता है, बैंक हमें सर्विस प्रोवाइड करता है। बात समझ रहे हैं? इसी तरह बहुत सारे सर्विसेज जो है, डॉक्टर हमें सर्विस प्रोवाइड करता है। इसी तरह मुख्तलिफ चीजें जो दुनिया में आप देखते हैं, इनमें सारे लोग अपनी अपनी तरफ से काम करते हैं। वो किसी न किसी बुनियादी इंडस्ट्री में कोई काम करता होता है, समझ रहे हैं? तो बुनियादी तौर पर जो भी उसका घर चलता है तो वो उसी काम से ही चलता है। दैट इज वाई कि मैंने आपको उस दिन समझाया था कि मसाइल को हल करने के लिए वसाइल का इस्तेमाल किया जाता है, और उन्हीं वसाइल को हम पढ़ते हैं, और इसमें सबसे अहम वसीला जो है दैट इज इंडस्ट्री। अब इस इंडस्ट्री को जब हम क्लासिफाई करते हैं, यानी अलग अलग जुमरों में इसको बांटते हैं, तो इसको हम असल में तीन मुख्तलिफ तरीकों से हम इसको डिवाइड करते हैं, इसको मुख्तलिफ कैटेगराइज या क्लासिफाई कर सकते हैं, यानी अलग अलग रख सकते हैं। पहला ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, कि हम यूज क्या कर रहे हैं, इसमें कौन सा रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं। इसके बाद आता है साइज, यानी ये इंडस्ट्री बड़ी कितनी है। फिर आता है ओनरशिप, इसका ओनर कौन है, मालिक कौन है इसका। तो ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल पहले पढ़ेंगे हम कि रॉ मटेरियल अगर हम देखेंगे तो रॉ मटेरियल की बुनियाद पर जब हम इन इंडस्ट्रीज को देखते हैं तो वहां पर हमें 4 क्लासिफिकेशंस नजर आती है। कितनी? 4। पहला एग्रो बेस्ड, दूसरा मिनरल बेस्ड, तीसरा मेरीन बेस्ड, चौथा फॉरेस्ट बेस्ड। 4
हमारे हमारे पास आती है क्लासिफिकेशन, एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, मरीन बेस्ड, फॉरेस्ट बेस्ड। तो जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री होती है, व्हाट इज दैट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री? व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल, जब हम प्लांट्स को या प्लांट प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करेंगे एज रॉ मटेरियल, दिस इज कॉल्ड एग्रो बेस्ड। यानी ये एग्रीकल्चर जो हमने पहला इससे पहले वाला लेसन पढ़ा, जो एग्रीकल्चर से हमें निकलता है, जब हम उसको प्रोसेस करें, इंडस्ट्रीज में ले आए और सेकेंडरी प्रोडक्ट उसको बनाएं, मिसाल के तौर पर आलू हमने निकाले और आलू को हमने चिप्स बनाया, तो दिस इज कॉल्ड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। अब ये क्या कहलाएगी? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। इसको फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी लेटर ऑन कहते हैं। लेकिन उसकी जब हम देखते हैं रॉ मटेरियल कहां से आता है, रॉ मटेरियल तो एग्रीकल्चर से आता है, दैट इज व्हाई वी कॉल इट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। इसमें कॉटन टेक्सटाइल आता है, लेदर इंडस्ट्री आती है, एडिबल ऑयल जो हम खाते हैं, तेल, खाने वाला तेल, इसमें वो इंडस्ट्री आती है। मैं बड़े बड़े इंडस्ट्रीज की बात कर रहा हूं। उसके बाद आती है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। सारे के सारे मिनरल्स जो है ये भी जमीन से ही निकाले जाते हैं। सो व्हेन मिनरल्स आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल, जब हम मिनरल का इस्तेमाल वैसे रॉ मटेरियल करें तो इसको हम मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री कहेंगे। इसमें आयरन और स्टील पहले लेवल पर आता है। इसी तरह जो है पेट्रोकेमिकल्स, जो हम पेट्रोलियम जो हम जमीन से निकालते हैं, बहुत बड़ी इंडस्ट्री इस पर है। तो ये सारी की सारी कहलाती हैं, दिस इज कॉल्ड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। उसके जो ये प्रोडक्ट्स इसके मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री के हैं, आमतौर पर बाकी इंडस्ट्रीज में इनका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। ये पॉइंट आप यहां मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में याद रखेंगे। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री से प्रोडक्ट निकलने वाला प्रोडक्ट जो है बहुत सारी इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होता है। जब आयरन और स्टील की हम बात करेंगे तो सारी की सारी इंडस्ट्रीज असल में आयरन की बनी हुई है। तो ये मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है तीसरा, मैरीन बेस्ड इंडस्ट्री। मैरीन जो है समंदर या ओशन उसको कहा जाता है। यानी जो सी प्रोडक्ट्स, ओशन प्रोडक्ट्स जो है, जब हम उनका इस्तेमाल इंडस्ट्री में करेंगे, यानी व्हेन प्रोडक्ट्स फ्रॉम सीज एंड ओशंस आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल, तो हम उसको कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड मैरीन बेस्ड इंडस्ट्री। तो इसमें सी फूड इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। यहां पर हमें इसका तस्वुर नहीं है, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो आप नेट पर इसको देख सकते हैं कि किस तरह से जो कितनी बड़ी इंडस्ट्री ये है और कितने बड़े बड़े जहाज इसमें सी फूड जमा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं और फिर प्रोसेसिंग में बहुत सारी इंडस्ट्रीज, बड़ी इंडस्ट्रीज काम करती हैं। उसके बाद आता है फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। बिल्कुल आसान है। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री का मतलब है, यानी जब हम फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो भी निकलता है, अगर हम उसको एज रॉ मटेरियल इस्तेमाल करेंगे तो देन वील कॉल इट फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। बहुत आसान है, इसीलिए मैंने आपको बताया कि ये उतना मुश्किल नहीं है। इसमें पेपर, फर्नीचर, फार्मास्यूटिकल्स, सेफ्टी मैचेस वगैरह, ये सारी की सारी चीजें जो है ये असल में फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं और फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स इनका रॉ मटेरियल है और उसी से बनाया जाता है। अब फिर आता है दूसरा, यानी ऑन द बेसिस ऑफ साइज। ऑन द बेसिस ऑफ साइज यानी कितना इसमें कैपिटल कितना इन्वेस्ट किया गया है और इसमें अमाउंट ऑफ लेबर कितना लगाया है, कितने बड़े जमीन के कितने बड़े प्लाट पर ये इंडस्ट्री लगाई गई है, तो इसको हम साइज कहेंगे। इसको हम साइज कहेंगे। तो साइज के एतबार से भी हम इसके 3 दर्जे रखते हैं। पहले नंबर पर आती है कॉटेज इंडस्ट्री, दूसरे पर आती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, तीसरे पर आती है लार्ज स्केल इंडस्ट्री। पहले आती है कॉटेज, फिर आती है स्मॉल स्केल, फिर आती है लार्ज स्केल। पहले देखेंगे कॉटेज इंडस्ट्री या कॉटेज इंडस्ट्री जो है, इसको आमतौर पर आप समझ लीजिए जो घर में होती है, जो घर में इसको जो इंडस्ट्री हम लगाते हैं, मिसाल के तौर पर बास्केट मेकिंग घर में हम करते हैं। इसी तरह जो है पोट्री जो है या वीविंग जो है, जिसमें आम तौर पर एक शख्स जो है घर के अफराद को इस्तेमाल करता है। घर में वो कोई काम करते हैं, कोई मारूसी काम करते हैं, वीविंग, बास्केटिंग, जो बास्केट वीविंग है या पोट्री मेकिंग है, अगर कोई घर में ये काम करता है, अपने लोग इसमें इस्तेमाल कर रहा है, तो वी कॉल इट कॉटेज इंडस्ट्री। हम इसको कॉटेज इंडस्ट्री कहते हैं। फिर आती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाया जाता है या कोई सर्विसिंग एजेंसी आप बनाते हैं, लेकिन उसमें आप जो लेबर का इस्तेमाल करते हैं वो थोड़ा सा होता है और कैपिटल यानी पैसा इसमें काफी कम लगता है और मशीनरी भी छोटी सी होती है, तो स्मॉल स्केल कहलाती है। और इसमें छोटी मोटी चीजें बनाई जाती है, जिसमें कैंडल मेकिंग है, जूट बैग्स है या ऑर्गेनिक सोप्स आप बनाते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें जो है ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में आती है। उसके बाद आता है लार्ज स्केल इंडस्ट्री। बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो हमारे पास है, वे लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल इज यूज्ड।
बहुत सारा पैसा हम इस्तेमाल करते हैं, ह्यूज मशीनरी का इस्तेमाल करते हैं, लार्ज स्केल इंडस्ट्री कहलाती है तभी जब इसमें काफी ज्यादा, हालांकि लेबर से काफी कम काम लिया जाता है लेकिन फिर भी इसमें लेबर काफी लगता है, तो इसमें लार्ज प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं या लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स बनाते हैं, बड़े चीजें भी बनाई जाती है और बहुत ज्यादा चीजें भी बनाई जाती हैं, तो ये लार्ज स्केल इंडस्ट्री आती है। इसमें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आती है, इसमें आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आती है, बड़ी बड़ी चीजें यहां से बना, गाड़ियां बरामद होती है यहां से, हवाई जहाज बनाए जाते हैं और बहुत सारे मिनरल्स बनाए जाते हैं, बहुत सारी केमिकल्स बनाए जाते हैं, ये सारी की सारी, या दवाइयां बनाई जाती, कभी बड़ी फार्मास्यूटिकल्स कंपनी जो है बहुत बड़ी लार्ज कंपनीज होती हैं, या फूड प्रोसेसिंग बड़े यूनिट्स होते हैं, तो वहां पर बड़े बड़े काम होते हैं, तो ये लार्ज स्केल इंडस्ट्री कहलाती है। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, अब आती है कि इसको ओन कौन करता है, मालिक कौन है। जब हम इस बुनियाद पर इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं तो वहां पर हमें चार सेक्टर मिलते हैं। कितने? पहला आता है प्राइवेट सेक्टर, फिर आता है पब्लिक सेक्टर, फिर आता है जॉइंट सेक्टर, फिर आता है कोऑपरेटिव सेक्टर। इसको आप फिर से याद रखेंगे, पहले प्राइवेट सेक्टर, फिर पब्लिक सेक्टर, फिर जॉइंट सेक्टर, फिर कोऑपरेटिव सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर क्या है? प्राइवेट सेक्टर का मतलब है ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। जब कोई बड़ी इंडस्ट्री लगाई जाए और उसका ओनर जो है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हो, आम लोग हो, या कोई एक इंडिविजुअल इसका हो, जैसे टाटा है, रिलायंस है, जो कंपनी है यहां पर आप देख रहे हैं, एयरटेल है, ये सारी की सारी प्राइवेट सेक्टर है। क्या है ये प्राइवेट सेक्टर कंपनियां हैं। उसके बाद आता है पब्लिक सेक्टर, दीज आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। पब्लिक सेक्टर का मतलब होता है जब गवर्नमेंट की सारे का सारा जो निजाम है, सिस्टम जो है, जब गवर्नमेंट खुद अपने हाथ में ले या गवर्नमेंट की एजेंसियां इसको चलाएं। इसमें हाल आता है, दैट इज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, यानी जो हवाई जहाज इंडिया के बनते हैं तो वो हाल कहलाता है। तो ये बड़ी प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री है गवर्नमेंट की। और इसके अलावा आती है सेल, SAIL, दैट इज स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये भी गवर्नमेंट ओन्ड है। और इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ये बहुत जबरदस्त इंडस्ट्री है जिससे गवर्नमेंट को काफी फायदा आता है। और इसका टर्नओवर अगर हम देखेंगे 2020-2021 में इसका टर्नओवर 68.452 करोड़ रुपीस आया था, यानी बहुत ज्यादा ये बड़ी इंडस्ट्रीज हैं। उसके बाद आता है जॉइंट सेक्टर, उसके बाद आता है जॉइंट सेक्टर। जॉइंट का मतलब है जब गवर्नमेंट भी हो और इंडिविजुअल्स भी हो। सो दीज आर जॉइंटली ओन्ड बाय गवर्नमेंट एंड प्राइवेट। इसमें आप देखेंगे दिल्ली अगर आप गए हैं तो दिल्ली मेट्रो जो है वो जॉइंट सेक्टर है, वो एक प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी उसमें जो है एज ओनर काम करते हैं और गवर्नमेंट भी उसमें हो। इसी तरह मारुति सुजुकी जो है, ये प्रोजेक्ट जो है ये भी असल में जॉइंट सेक्टर है। उसके बाद आता है कोऑपरेटिव सेक्टर। अब कोऑपरेटिव सेक्टर में क्या होता है? व्हेन वर्कर्स और प्रोड्यूसर जॉइन टुगेदर टू फॉर्म ए कंपनी, जब काम करने वाले लोग एकजुट होकर काम करें और सारा प्रॉफिट या सारा लॉस शेयर करें एक साथ मिलके, तो दैट इज कॉल्ड कोऑपरेटिव सेक्टर। और आपने देखा होगा यहां पर इंडिया में बहुत सारी चीजें जो है ये कोऑपरेटिव सेक्टर से आते हैं और काफी अच्छे भी हैं। लिज्जत का पापड़ आता है, और लिज्जत जो है इंडिया की बहुत बड़ी कंपनी है, पापड़ बनाने की कंपनी, औरतों की कंपनी। इसी तरह अमूल, तो वो भी एक जबरदस्त कंपनी और कोऑपरेटिव सेक्टर में आती है। इसी तरह मदर डेयरी, ये कोऑपरेटिव सेक्टर में आता है। तो ये सारी की सारी इंडिविजुअल्स ने खुद से बनाई है और सारा प्रॉफिट लॉस वगैरह इसका शेयर करते हैं। अब मसला ये है कि हम अगर इंडस्ट्री लगाएंगे तो ये क्लासिफिकेशन तो हमने दी, और अब हम देखेंगे, अगर हम देखेंगे कि कहीं पर हमें फैक्ट्री लगानी है तो कौन कौन सी चीजें हमें दिमाग में रखनी है, वो फैक्टर्स कि इंडस्ट्री को कहां लोकेट करें, कहां पर लगाएं इंडस्ट्री को, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। अब हम देखते हैं कि हर जगह इंडस्ट्री लग नहीं सकती है, तो पहले हमें यह पता होना चाहिए कि इंडस्ट्री के लिए कौन से जरूरी लवाजमात हैं। अगर उन लवाजमात का हमें पता चलेगा तो हम इंडस्ट्री को आसानी से एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो इसमें कौन कौन सी चीजें देखी जाती है? पहले नंबर पर अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि हमारे पास जो रॉ मटेरियल, जो इंडस्ट्री हम लगाने जाते हैं, वो हमने पढ़ा कि एग्रो बेस्ड होती है, फॉरेस्ट बेस्ड होती है, मरीन बेस्ड होती है। तो अगर इसी तरह हमें पहले यह तय करना है कि हमारे आसपास में कौन सा, इनमें से कौन सा मटेरियल हमारे पास मौजूद है, रॉ मटेरियल, तो उसी हिसाब से हम इंडस्ट्री लगाएंगे। फिर आता है दूसरा, क्या लैंड हमें अवेलेबल है जिस पर हम ये एस्टेब्लिश करें, क्योंकि इसके लिए लैंड काफी एक बहुत बड़ा टुकड़ा चाहिए।
फिर पानी जो है, वाटर, इसके लिए काफ़ी अहम है इंडस्ट्री को चलाने के लिए। फिर लेबर आता है, कितने लोग इसमें काम करने के लिए हमें चाहिए, लेबर अगर नहीं मिलेगा तो फिर तो ये काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद पावर, एनर्जी रिसोर्स इसका होना चाहिए जिससे फैक्ट्री चले। फिर कैपिटल, क्या हमारे पास पैसा है। फिर ट्रांसपोर्ट, क्या आमद रफ्त के जराए हैं, रेलवे रूट्स हैं, या जो हम रोड्स का नेटवर्क क्या है जहां से गाड़ियां आए जाएं, रॉ मटेरियल लाएं और फिर फिनिश्ड प्रोडक्ट यहां से ले जाएं। और उसके बाद आता है मार्केट, अगर हम इंडस्ट्री लगाएं तो क्या कोई इस प्रोडक्ट का यूज करने वाला भी है या नहीं है। बात समझ रहे हैं? ये सारे फैक्टर्स जो है इफेक्ट करते हैं एक इंडस्ट्री को। दीज आर द मेन फैक्टर्स। और किसी भी इंडस्ट्री को अगर आप देखेंगे वो इन्हीं बातों पर लगाई जाती है। ए प्लेस वेयर सम और ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स आर अवेलेबल इज एन आइडियल प्लेस फॉर द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री। अब जितने भी हमने ये रिक्वायरमेंट्स हमने बताए, जिस जगह पर ये सारे या इनमें से ज्यादातर हमें मिल जाएं, वहां पर इंडस्ट्री लगाना मुफीद होता है, फायदेमंद होता है। और अगर हम इन फैक्टर्स को नजर में नहीं रखेंगे फिर इंडस्ट्री लगाएंगे, दैट वुड बी ए फेलियर, और उससे नुकसान हो सकता है। So sometimes the government provides incentives in some of in the forms of subsidized power and tax holidays to develop industries in a particular location. अब बहुत सारे इलाके जो अंडर डेवलप्ड होते हैं इस मामले में, वहाँ इंडस्ट्रीज नहीं होती है, तो वहाँ पर गवर्नमेंट जो है अपने प्लान्स इंप्लीमेंट करता है, वो सब्सिडी देता है इंडस्ट्री लगाने के लिए, या जो पावर बिल्स है उनकी कटौती करता है, या इसके अलावा इंसेंटिव्स देता है। तो ये सारी की सारी चीजें इस वजह से की जाती है ताकि किसी खास इलाके में जहां पर अभी इंडस्ट्री डेवलप नहीं हुई है वहां भी इंडस्ट्री डेवलप हो जाए और लोगों को रोजगार मिले, क्योंकि इससे हमारे मसाइल हल होते हैं, हम ये जानते हैं। क्योंकि हमारा असल में जो पूरे का पूरा ज्योग्राफी का पूरा कॉन्सेप्ट वो रिसोर्सेज पर है, क्योंकि पहला ही चैप्टर वहीं से ये सारे के सारे इंडस्ट्री भी एक रिसोर्स के तौर पर ही हम इसको देखते हैं। और इंडस्ट्रियलाइजेशन यूजुअली लीड्स टू द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड सिटीज। और जहां कहीं भी इंडस्ट्री लगती है हम जानते हैं वहां टाउन्स वजूद में आते हैं, वहां बड़े बड़े शहर आबाद हो जाते हैं। और जहां कहीं भी आप देखेंगे दुनिया में बड़े बड़े शहर आबाद हैं तो वहां एक फैक्टर ये भी होगा कि वहां पर इंडस्ट्रीज आपको दिखाई देंगी। अब ये इंडस्ट्री जो है ये बिल्कुल जिस तरह हमने एग्रीकल्चर में कहा था कि ये एक सिस्टम की तरह काम करता है, तो ये भी एक सिस्टम की तरह काम करता है। और सिस्टम में हम जानते हैं उसमें 3 यूनिट्स होते हैं। सिस्टम में कितने यूनिट्स होते हैं? एक होता है इनपुट, दूसरा होता है प्रोसेसिंग, फिर होता है आउटपुट। इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। इसमें इनपुट क्या होता है? इनपुट हम जानते हैं इसमें रॉ मटेरियल लगता है, इसमें लेबर लगती है, इसमें ट्रांसपोर्ट लगता है, इसमें पावर लगता है, और इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, यानी जो मशीनरी इसमें लगानी है वो सारे का सारी की सारी चीजें जो है इसमें जब हम डालते हैं तो इसको हम इनपुट कहेंगे। इसको हम फिर प्रोसेस क्या है? ए वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज जो वहां पर होती है, मुख्तलिफ किस्म के काम जो आप फैक्ट्री के अंदर होते हैं। दैट लीड्स टू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल्स इनटू प्रोडक्ट्स। जब हम रॉ मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट्स की प्रोसेस देखते हैं, जैसे आप यहां देखते हैं कि प्लाईवुड के कारखाने लगे हुए हैं, तो वहां पर लकड़ी जाती है, ये इनपुट है। वहां पर लेबर काम करता है, ये इनपुट है। वहां मशीनरी इंस्टॉल की हुई है, इनपुट है। लेकिन जब वहां एक्चुअली काम होता है तो वो प्रोसेस है। वो बाहर क्या आता है? बाहर फिर आता है वहां से प्लाईवुड। जब बाहर प्लाईवुड आता है तो दिस इज कॉल्ड आउटपुट। इसको हम क्या कहेंगे? आउटपुट। सो आउटपुट इज द प्रोडक्ट और सर्विसेज और द आउटपुट ऑफ एनी इंडस्ट्री। चाहे वहां से हमें सर्विसेज मिल जाए फिर उस इंडस्ट्री से, या वहां से हमें कोई प्रोडक्ट हासिल हो जाए, दैट इज कॉल्ड आउटपुट। अब जो है इंडस्ट्रियल रीजन्स की हम जो है बात करने जा रहे हैं, लेकिन इसको हम सेकंड उसमें करेंगे इंशाल्लाह। तो उस वक्त हम इसको खत्म करने की, इस टॉपिक को खत्म करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स अ लॉट।